क्या असम के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का तेवर और जिस तरीके का अंदाज मुस्लिम विरोध में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनाया था, वो महज बहुसंख्यकों को भ्रमित करके वोट लेने वाला था? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता सरकार पर शिकंजा क्यों कसा है? और क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से अब पवन खेड़ा और हिमंता के बीच की टकराव फिर से चरम पर पहुंचेगी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आपने सुबह से देखा होगा कि कैसे अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा, जिन्होंने बीते कई वर्षों से जिस अंदाज में पार्टी की बातें, पार्टी को लेकर आगे बढ़ने का काम किया और कोशिश की, और बीते दिनों तो असम चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा से सीधे सीधे टक्कर ली, अब उन्हें मानो उनकी तपस्या का इनाम राहुल ने दे दिया। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में राहुल और हिमंता के बीच जो कुछ दिखेगा वो तो दिलचस्प होगा ही, मगर हिमंता क्या कर रहे थे, किस तरीके से अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुस्लिमों को, जिन्हें डिटेन करके असम से निकालकर बांग्लादेश भेज रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने असम की 2 महिलाओं को डिपोर्ट करने वाली इस कार्रवाई पर फौरन रोक लगा दी, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार उनको बांग्लादेश भेज रही थी। दोस्तों, सालेहा खातून और सरबानो बेगम को विदेशी घोषित किए जाने के मामले में एक बड़ा अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। दोस्तों, अदालत ने केंद्र सरकार, असम सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक इन महिलाओं का निर्वासन नहीं हो सकता है। आपको बताएं कि असम के फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित की गई 2 मुस्लिम महिलाएं, और खासतौर पर सालेहा खातून और सरबानो बेगम को डिपोर्ट किया जा रहा था। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से जो बातें कही थी कि इन सबको यहां से लात मार करके भगाएंगे, मानो उसकी एक प्रक्रिया का एक्सटेंशन शुरू था, और ऐसे में उनको डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि फिलहाल जो एक्शन हो रहा है वह एक्शन उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई उस याचिका में बताया गया कि 50 वर्षीय सालेहा खातून एक गरीब अशिक्षित महिला है, जो 2 मार्च 2026 से असम के गोलपारा डिटेंशन सेंटर में बंद है। उसे फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था, और बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि सालेहा खातून ने अपने भारतीय नागरिक होने के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज और गवाह भी पेश किए थे। दावा किया गया कि उनके पिता एहसान अली और माता कुरपुलजान के नाम 1971 से पहले के मतदाता रिकॉर्ड और एनआरसी के लीगेसी डेटा में दर्ज है। अब आप सोचिए, 1971 के पहले के मतदाता सूची में अगर किसी के माता पिता का नाम दर्ज है, तो फिर वो विदेशी कैसे हो सकता है? उसके पास तो दोहरी नागरिकता भी नहीं, 2 देशों का पासपोर्ट भी नहीं। वैसे जिनके पास भारत में कई ऐसे सेलिब्रिटीज और ऐसे लोग हैं जिनके पास में दोहरी नागरिकता होने की बात की जाती है, और भारत में दोहरी नागरिकता एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में किस तरीके से मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर के एसआईआर करवाया, मगर असम के अंदर एसआईआर नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एनआरसी असम में किया गया था, और उसमें जिन लोगों का नाम बाहर हुआ था, उसमें ज्यादातर 90% के आसपास मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम पाए गए। और इसलिए अगर उस आधार पर सीए किया गया होता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा उस पर बहुसंख्यकों को जवाब क्या देते कि साहब, एनआरसी में नाम नहीं, एसआईआर में नाम नहीं, वोट नहीं डाल सकते, आप तो विदेशी हैं, तो क्या उनको बहुसंख्यकों का वोट मिलता? मगर दोस्तों, यहां तो सब कुछ चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। खैर, सुप्रीम कोर्ट में जो लगाई गई थी याचिका, उसके मुताबिक उस महिला ने एनआरसी, लेगेसी रिकॉर्ड, मतदाता सूची, गांव प्रधान जो कि गांव बुढ़ा है, और ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र, पारिवारिक दस्तावेज, अपनी बहन की गवाही प्रस्तुत की।
यानी कि इतने सारे दस्तावेज दिए थे कि एनआरसी की जो लेगेसी के रिकॉर्ड थे वो 1971 में उसके माता पिता का नाम मतदाता सूची में था, वो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र, पारिवारिक दस्तावेज, अपनी बहन की गवाही, सब कुछ। और इसके बावजूद विदेशी ट्रिब्यूनल ने 13 दिसंबर 2018 के आदेश में उसके दावे को नाम, उम्र और अन्य विवरणों में मामूली विसंगतियों के आधार पर खारिज कर दिया। दोस्तों, ऐसे तो किसी को भी, आप देख लीजिए, आधार कार्ड से लेकर के सभी दस्तावेज में, खासतौर पर मतदाता सूची में आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जेंडर में मेल की जगह फीमेल होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, आधार कार्ड में भी कई सारी चीज़ अब लगातार होते होते सुधार आ रहे हैं। तो ऐसी किसी भी बुनियाद पर और किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर, जैसा कि इसमें बनाया विदेशी ट्रिब्यूनल ने, और वो ट्रिब्यूनल जाहिर तौर पर क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा कि सत्ता पक्ष के साथ में मिलकर के उसके हिसाब से काम कर रहा। अगर नाम को, उम्र को और ऐसे छोटे छोटे विवरण में अगर कुछ मिस्टेक है, उसके आधार पर विदेशी घोषित कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता सरकार पर शिकंजा कसा। उस याचिका में कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने शादीशुदा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले लिंकेज प्रमाण पत्रों को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया। बाद में हाईकोर्ट ने भी 9 दिसंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में यह भी कहा गया कि नागरिकता का प्रश्न व्यक्ति के सबसे बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। इस महिला का दावा रहा कि उसे अपने ही देश में विदेशी घोषित किए जाने और नागरिक अधिकारों से वंचित होने का खतरा है, जबकि उसे लगातार स्वयं को भारतीय नागरिक बताया उसने। उसके समर्थन में साक्ष्य दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी करते हुए सरकार को एक तरीके से नसीहत दी। इसका मतलब यह है कि अंतिम फैसला आने तक इस महिला को देश से बाहर नहीं भेज सकती हेमंता सरकार। दरअसल दोस्तों, इन दोनों ही महिलाओं को हेमंता सरकार ने गोलपारा डिटेंशन सेंटर में बंद रखा हुआ है। इन महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्हें असम में फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया। दोनों महिलाओं को मार्च 2026 में डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, जहां से आने नहीं दिया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और वी मोहना के बेंच ने केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी करते हुए सख्त जवाब तलब किया। महिलाओं की याचिका पर जवाब मांगा, जिन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया है। अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस बीच कोर्ट ने सख्ती से निर्देश दिया कि अगर सालेहा खातून और सरबानो बेगम हिरासत में रहती हैं तो उनकी सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट से हेमंता को झटका, वहीं अब राहुल के खेड़ा हेमंता से फिर से क्या टक्कर लेंगे। उनको राहुल ने एक नई और बड़ी जिम्मेदारी देकर राज्यसभा भेज दिया। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी अपने 7 उम्मीदवारों की सूची में खेड़ा का नाम शामिल किया। कर्नाटका से मैदान में उतारा और इसके साथ पवन खेड़ा अपने संसदीय पारी की शुरुआत करने जा रहे। राज्यसभा टिकट मिलते ही राजनीतिक गलियारों में एक वाक्य खूब प्रसिद्ध हो रहा है, पवन खेड़ा की तपस्या पूरी हुई। दोस्तों, आपको बताएं कि पिछले महीनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ तीखे राजनीतिक कानूनी विवादों का सामना करने के बावजूद खेड़ा फ्रंट फुट पर रहकर पार्टी का पक्ष रखते रहे। उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी। पिछले महीने जब हेमंता की पत्नी से जुड़ी मानहानि और जालसाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी, तब दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान शेर आया के नारे लगे। पूरे घटनाक्रम से उनके जुझारू नेता के रूप में छवि और मजबूत हुई। एक तरफ जहां पर एक ही दिन में हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने उनके सबसे कट्टर विरोधी में से एक, जिनका चेहरा मानो रोशन हुआ, मजबूत किए गए, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से हेमंता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को झटका भी नोटिस देकर के सख्त जवाब तलब किया गया। जाहिर तौर पर आप देखें कि अभी बंगाल के अंदर करीब 28 से 30 लाख ऐसे मतदाता थे जो मतदाता होने के बावजूद जिन्हें वोट डालने से रोक दिया गया, क्योंकि यह कहा गया उनमें से कुछ लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराएगी। तो शक के दायरे में मतदाता आ गए और कुछ लोगों के नामों में कुछ ऐसी विसंगतियां थीं, जैसे स्पेलिंग की मिस्टेक, उम्र की गड़बड़ी, जिसे शक के दायरे में रख करके वोट डालने से रोका गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि वोट डालने की तारीख के एक दिन पहले तक जिनके नाम पर सुनवाई होकर क्लियरेंस हो जाएगी वो डाल सकते हैं। मगर 32-30 लाख में से पता है कितने को इजाजत मिली? महज 136, क्योंकि कुल 138 मामले की सुनवाई ही पहले चरण में कर पाई थी और 137 में से 136 को क्लियरेंस मिल गई थी। अब आप सोचिए कि महज इन छोटी त्रुटियों की बुनियाद पर आप राजनीतिक फायदे के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को विदेशी घोषित करा रहे हैं। ये स्थिति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जागरूक होना आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र के प्रति, अपने आप के प्रति, समाज के प्रति, ताकि आप इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, आपसी सौहार्द बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।